So, in the last lecture, we have discussed about the rights of an unpaid seller against the goods. अगेंस्ट द गुड्स कब होती हैं? जब जाहिर सी बात है कि बाय सेलर के पोजीशन में वो गुड्स होती हैं, तभी उसकी राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एक्सेस हो सकती हैं। लेकिन जब वो उसकी पोजीशन से निकल चुकी हैं और वो बायर तक पहुंचने वाली हैं या फिर बायर के ही पोजीशन में है, तो उस टाइम पे फिर वो अगेंस्ट द गुड्स अपनी राइट्स को एनफोर्स नहीं करा सकता। अब उसको जो अपनी राइट्स हैं वो अगेंस्ट द बायर होंगी। ठीक है, तो दिस इज इंक्लूडेड इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट when the breach arises from the side of the buyer. So what are the remedies available to the seller are there, we will be discussing in this lecture, and we will also be discussing the lecture in this lecture that what are the remedies available to buyer only, to buyer also. ठीक है, तो first we will be discussing about the remedies of unpaid seller against the buyer. The first is sue for price, whether the property has passed to the buyer or whether the property has not passed to the buyer. प्रॉपर्टी दैट इज़ ओनरशिप बायर में ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ब्रीच होता है तो हमेशा पहली रेमेडी जो अवेलेबल होती है सेलर के पास, दैट इज़ टू सू फॉर द प्राइस, अपने प्राइस के लिए सू करने का। पार्ट पेमेंट हुई है या बिल्कुल पेमेंट नहीं हुई है, या जो भी अमाउंट उसको अभी तक पे नहीं हुआ है, तो बिल्कुल से जो सेलर है वो सू कर सकता है बायर को अपने उस प्राइस के लिए। दिस इज मैंशन अंडर सेक्शन 55 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जब भी ब्रीच होता है तो सबसे पहली रेमेडी जो अवेलेबल होती है वो उस पर्टिकुलर प्राइस को लेके होती है जो अभी तक अनपेड है, जो अभी तक सेलर को पेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो प्राइस पे करने के लिए वो सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द बायर। सेकेंड रेमेडी कब अराइज होती है? सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब ये कब होगा? उसने सूट को डिलीवरी के लिए भेज दिया बायर के पास। अब बायर ने क्या करा? बायर ने उसकी डिलीवरी लेने से मना कर दिया, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। तो अब ऐसी कंडीशन में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। तो अब चाहे उसका पूरा अमाउंट पे ना हुआ हो या जितना भी अमाउंट उसने पे नहीं किया हो बायर ने, तो वो सूट कर सकता है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस के लिए। जो भी डैमेजेस हैं वो ले सकता है। ठीक है, जो भी उसको नुकसान हुआ है उसके लिए वो कंपनसेशन ले सकता है। तो सेकंड थिंग इज सूट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, थर्ड इज सूट फॉर ब्रीच विच इज मैंशन अंडर सेक्शन 60 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ब्रीच होगा बिफोर डिलीवरी, यानी कि इस यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि अभी डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई थी, ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले ही बायर ने मना कर दिया या बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, रेप्यूडिएट कर दिया कि भाई मुझे तुम्हारी गुड्स नहीं लेनी। तो ऐसे कंडीशन में उसने फ़ोन करके कह दिया सेलर से कि भैया मुझे तुम्हारी गुड्स नहीं चाहिए, अभी पेमेंट नहीं हुई थी, ठीक है, टर्म ऑफ कंडीशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी, कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी उसने, लेकिन पहले ही अगर कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो इस ब्रीच को क्या कहेंगे? इस ब्रीच को कहेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच। की अभी तक टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था, टाइम कंप्लीट होने से पहले, जैसे कि मान लो कि डिलीवरी होनी थी उसकी 5 मई को, तो 5 मई से पहले ही वो फ़ोन करके बोल देता है कि भैया गुड्स मत भेजना, मुझे नहीं चाहिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगी? ऐसे केस में सेलर जो है वो उसको सू कर सकता है इस ब्रीच के लिए, एंटिसिपेटरी ब्रीच के लिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। और इस ब्रीच के लिए कौन सू कर सकता है? इस ब्रीच के लिए सेलर सू कर सकता है, जो भी डैमेजेस होंगे वो अपने क्लेम कर सकता है। थर्ड एंड द लास्ट इज सूट फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो कि अगर उसकी अमाउंट जो उसने डिलीवरी भी कर दी, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब उसको जो अमाउंट चाहिए था, जो पैसा, जो चीज़ें चाहिए थी, वो अभी तक उसको नहीं मिली है, उसका प्राइस उसको अभी तक नहीं मिला है, मनी कंसिडरेशन जो है वो उसको अभी तक नहीं मिली है। जो ड्यू डेट थी उस डेट तक भी उसको वो मनी इंटरेस्ट, मनी कंसिडरेशन या प्राइस उसको नहीं मिला है। तो अब वो किस चीज़ के लिए सू कर सकता है? पैसों के लिए जो बचे हुए हैं उनके लिए तो सू करेगा ही करेगा, और जो डिले हुआ है, जो टाइम पीरियड बीच में आया है, उसके लिए भी वो सू कर सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है? इंटरेस्ट जो भी उसका उस डिले से उस दिन से लेके जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए था तब तक, जब तक उसकी पेमेंट नहीं होती, जो भी इंटरेस्ट उसको लगता है तो वो इंटरेस्ट लगा सकता है। एंड ही कैन ऑल्सो सू फॉर द इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट के लिए भी सू कर सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अब तो हमने ये सारी चीज़ें कंडीशंस पढ़ी, किसकी? अनपेड सेलर की या सेलर से रिलेटेड कंडीशंस को। So now we will be discussing about the rights of the
बायर अगेंस्ट द सेलर। तो किस किस कंडीशन में जब ब्रीच होती है तो राइट्स आते हैं बायर्स के पास, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 57 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि वो डिलीवरी रिलेशन से एक्सेप्टेंस नहीं करता है बायर, तो कौन सू करेगा, सेलर। लेकिन अगर डिलीवरी ही नहीं करता है टाइम पर तो फिर किसकी रेमेडी अराइज होगी, जाहिर सी बात है रेमेडी जो अराइज होगी दैट विल बी ऑफ बायर। तो अब अगर उसको डिलीवरी नहीं होती है तो वो डैमेजेस की सूट फाइल कर सकता है कि मुझे मेरी चीज़ की मैंने प्राइस पे कर दिया था लेकिन अभी तक भी मेरी गुड्स की डिलीवरी मुझे नहीं मिली है, तो इसलिए वो सू कर सकता है किस चीज़ के लिए, डैमेजेस के लिए फॉर नॉन डिलीवरी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक पूरा का पूरा एक्ट है। बेसिकली मैंने पहले भी बताया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बेसिक मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए कोई भी कंपनसेशन एडिकेट ना हो, ठीक है। कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एंटीक है, अब उसके प्राइस का अंदाज़ा लगाना ही एडिकेट कंपनसेशन हो ही नहीं सकता, उसका प्राइस का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में सूट किसके लिए होता है कि भैया मुझे ये ही गुड्स चाहिए, इसके अलावा अगर आप कुछ भी दोगे तो वो एडिकेट कंपनसेशन नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ इतनी बेशकीमती है, इसकी प्राइस का अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे कंडीशन में अगर सेलर वो गुड्स देने से मना कर दे तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी सूट फाइल हो सकता है कि कोर्ट ये भी कह सकता है कि नहीं, तुम्हें इस चीज़ की डिलीवरी इस गुड्स को बायर को देना ही होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये राइट किसकी होती है, राइट ऑफ दी बायर होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन। ब्रीच ऑफ कंडीशन और वारंटी हमने पहले ही पढ़ा है। और ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी किसमें, सेक्शन 59 में डिफाइंड है। वारंटी और कंडीशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो हम उसके डिस्कशन में जाएंगे। ऐसी कंडीशन जो कि बिल्कुल ही एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसके ऊपर ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक है, वो एसेंशियल कंडीशन अगर ब्रीच होती है तो क्या होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है बायर, कैंसिल कर सकता है और डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। और अगर कोई वारंटी, कोई ऐसी स्टिपुलेशन दैट इज ऑल्टरनेट, ठीक है, तो उस स्टिपुलेशन के लिए जो कि इतनी एसेंशियल नहीं थी जिसके लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन हाँ उसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर उस चीज़ से उसकी इंपॉर्टेंस है उसके लिए डैमेजेस के लिए फाइल कर सकता है सूट कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ इसमें वारंटी में ये पर्टिकुलर वारंटी थी, ये फुलफिल नहीं कर पाया सेलर, तो मुझे सिर्फ इसका प्राइस दे दिया जाए। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सूट फाइल कर सकता है फॉर वारंटी। और फॉर कंडीशन, कंडीशन भी हमने पहले ही पढ़ा है, कंडीशन के लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट भी हो सकता है या तो फिर उसको हिसाब से उसको डैमेजेस के लिए भी फाइल कर सकता है, ठीक है। डैमेजेस ऑफ कैंसिलिंग कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, ये भी सेक्शन 60 में डील होता है और सेलर का भी सेक्शन 60 में डील होता है। अगर बायर कैंसिल कर देता है ड्यू डेट से पहले, एंटीसिपेटरी ब्रीच करता है, तो सेलर फाइल कर सकता है। और सेलर अगर किसी भी वजह से, जैसे कि सेलर कहता है कि भैया मुझे ये चीज़ तुम्हें गुड्स मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, 5 तारीख को डिलीवरी की बात हुई थी, सेलर फ़ोन करके 3 तारीख में कह देता है कि भाई मैं तुम्हारी ये चीज़ डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में अब ब्रीच किसकी तरफ से हुआ, ब्रीच हुआ सेलर की तरफ से, तो अब कौन सू कर सकता है, बायर सू कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दैट इज ऑल्सो सू फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, बायर भी इंटरेस्ट के लिए सू कर सकता है, ठीक है। पहले सेलर किस कंडीशन में सू कर रहा था इंटरेस्ट के लिए कि भैया प्राइस जो है एक पर्टिकुलर डेट तक मुझे मिल जाने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले। अब ऐसी अगर डिलीवरी की बात आती है, डिलीवरी में कोई डिले होता है, तो अब कौन सू कर सकता है, अब बायर सू कर सकता है कि भाई इस तारीख तक मुझे डिलीवरी मिल जानी चाहिए थी, मेरा किसी से कॉन्ट्रैक्ट था, मेरी डिलीवरी नहीं मिली, लिहाजा मुझे नुकसान हुआ, तो मुझे इसके साथ में जो प्राइस है उसके साथ इंटरेस्ट भी लूँगा। तो इस चीज़ के लिए सू कौन कर सकता है, अब बायर सू कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द राइट्स एंड द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर व्हेन सच काइंड ऑफ ब्रीचेस अलाउ एंड व्हाट आर द ब्रीचेस इन एक्चुअली ऑफ बायर एंड सेलर। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीचेस एंड देयर रेमेडीज। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज ऑक्शन सेल। ऑक्शन का आपने नाम सुना होगा, आईपीएल में ऑक्शन होता है। ऑक्शन बेसिकली किसे कहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत से लोग बिडिंग करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्शन, ठीक है, किसी चीज़ को नीलाम करना। आजकल ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा इजीली सुन सकते हैं हम, आईपीएल में सुना जाता है, उससे पहले इंग्लिश प्रीमियर लीग, इस जगह पर फुटबॉल में ये बहुत टाइम से होता आ रहा है, अब पिछले 10 सालों से आईपीएल में भी ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये, लेकिन वो उसको ऑक्शन कहते हैं। ऑक्शन सेल बेसिकली किस चीज़ की होती है, ऑक्शन सेल होती है, नीलामी होती है मूवेबल गुड्स की। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट किससे कंसर्न है,
मूवेबल गुड्स की नीलामी से, कोई एंटीक वॉच है, कोई चाइनीज़ वॉच है, कोई एंटीक कार है, कोई एंटीक क्लॉक है, किसी भी एंटीक चीज़ की। तो इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें बेसिकली बहुत से बिडर्स होते हैं, बहुत से लोग बोली लगाने वाले होते हैं। बोली लगाने वालों का बेसिक काम क्या होता है, वो जो हाईएस्ट बिड करेगा उसमें एक ऑक्शनियर होता है जो इस पूरे ऑक्शन को कंडक्ट करता है। ऑक्शनियर कौन होता है? ऑक्शनियर सेलर नहीं होता है। सेलर वो होता है जो उस गुड्स का मालिक होगा। ऑक्शनियर कौन होता है? ऑक्शनियर इज मेयर एन एजेंट ऑफ द सेलर। ऑक्शनियर जो होता है वो सिर्फ एजेंट होता है सेलर का, और वो सेलर के बिहाफ पे काम करता है। उसका काम बेसिकली क्या होता है? उस गुड्स को महंगे से महंगे बेचना। उसको बेचने के बाद उसको, जैसे कि एजेंट को, मर्केंटाइल एजेंट को कमीशन मिलती है, वैसे ही वो भी एजेंट होता है तो उसको भी कमीशन मिलती है, ऑक्शनियर को भी, ठीक है, उस चीज़ को महंगे से महंगा बेचने के लिए, ठीक है। सेल कब कंडक्ट होती है? बेसिकली सेल, ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है? ऑक्शन सेल कंप्लीट होती है, बिड लगाई जाती है, बिडर्स बिड लगाते हैं। उसके बाद जो हाईएस्ट बिड होती है, तो कई सारे कस्टम्स होते हैं, लेकिन सबसे मेन कस्टम क्या होता है? फॉल ऑफ हैमर। जब हथौड़ा डेस्क पे देके मार दिया जाता है, उसी के साथ जो है वो डील कंप्लीट हो जाती है। जो भी हाईएस्ट बिडर होता है उसको वो सामान मिल जाता है, उसको उसके लिए प्राइस देनी होती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑक्शन सेल, ठीक है। ये ऑप्शन सेल कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 64 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड है 1930 के। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उस सेक्शन में, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स में भी मैंने बता दिया कि ऑक्शन किसे कहते हैं, ऑक्शन सेल किसे कहते हैं, पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। ऑक्शनियर कौन होता है, सेलर कौन होता है, ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है, किसको प्राइस देना होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार इनको भी गो थ्रू कर लेते हैं। गुड्स में भी सोल्ड इन लॉट्स। ज़रूरी नहीं है सिंगल सिंगल गुड्स को ही बेचा जाए, लॉट्स में भी गुड्स को बेचा जा सकता है। बहुत सी गुड्स को एक एज अ सैम्पल तैयार करके उसके हिसाब से लॉट्स बना के, अलग अलग लॉट्स बनाकर भी गुड्स को बेचा जा सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। कंप्लीशन ऑफ सेल कब होगा? कंप्लीशन ऑफ सेल मैंने बता दिया फॉल ऑफ हैमर पे होगा। जैसे ही हैमर फॉल हो जाएगा तभी ऑक्शन सेल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट बिडर ने बिड लगा दी, उसके बाद उसने अपने हैमर को डेस्क पे देकर मार दिया, वहाँ पर सेल जो है, बिडिंग बंद हो जाती है, सेल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है? रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिजर्व प्राइस का मतलब होता है बेसिकली उस सेलर द्वारा दिया गया मिनिमम प्राइस, जो कि ऑक्शनियर जहाँ से बोली की शुरुआत करेगा, दैट इज द रिजर्व प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई सेलर जो है वो कोई एंटीक वाच लेकर आया और उसने कह दिया कि भाई इसकी नीलामी 2 लाख से शुरू होगी, तो दैट इज नोन एज रिजर्व प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। चौथी चीज़ क्या है? रिजर्व राइट टू बिड हिमसेल्फ। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है सेलर की। सेलर चाहे तो खुद भी उसमें बोली लगा सकता है। ये बेसिकली किस लिए होती है? बेसिकली थोड़ा प्राइस बढ़ाया जा सके, ठीक है। लेकिन सेलर बोली खुद तभी लगा सकता है जब ये वो बायर्स को बताए, ये चीज़ बायर को कम्युनिकेट हो, कि बायर्स को पता होना चाहिए कि इस सेल में सेलर खुद भी अपनी चीज़ की बोली लगा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो सेलर चाहे तो खुद भी अपनी उस पर्टिकुलर चीज़ की बोली लगा सकता है, लेकिन ये चीज़ कम्युनिकेट किसको होनी चाहिए? द कम्युनिकेशन ऑफ दिस टू द बायर्स इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ऐसा नहीं होगा तो देन इट विल बी अज्यूम्ड अ फ्रॉड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसकी हो गई? ये सब चीज़ें हो गई सेलर के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, सॉरी, सेलर्स ऑफ बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट। लास्ट थिंग जो है, रिगिंग एंड कार्टेल फॉर्मेशन नॉट अलाउड। ये किसके लिए होती है? ये किसकी राइट सेव करती है? ये सेलर की राइट सेव करती है। रिगिंग एंड कार्टेल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली मान लो किसी चीज़ की कोई सेल होनी है, ऑक्शन होनी है उसकी, उसमें बायर्स आते हैं, 5-6 बायर्स मिलकर कहते हैं कि भैया हम इसकी प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल तक ही लेके जाएंगे और इससे ज़्यादा कोई भी बंदा बिड नहीं करेगा, और एक बार ये जो भी बंदा खरीद लेगा, फिर हम सब मिलके इसको, इस चीज़ के प्राइस को आपस में डिवाइड करके दे देंगे, और उस चीज़ को बेचने में जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा हो जाएगा। तो अब इस चीज़ से क्या हुआ? इस चीज़ से ये हुआ कि उस पर्टिकुलर प्राइस, चीज़ की जो प्राइस है, इन्होंने आपस में मिलके बांध दी कि मान लो कि भाई हमें 2 लाख तक का ही लेंगे, और 2 लाख से ऊपर बोली कोई भी बिडर नहीं लगाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, इट इज़ नॉट अलाउड इन सेल, ऑक्शन सेल। क्योंकि मेन पर्पस क्या है ऑक्शन सेल का? कि अपनी चीज़ को मैक्सिमम प्राइजेस पर बेचना, चीज़ को एक मैक्सिमम प्राइस पर बेचना ही मेन फंक्शन है ऑक्शन सेल का। तो अगर इसका मेन पर्पस ही डिफीट हो जाएगा तो फिर ऑक्शन सेल का फ़ायदा ही क्या? और लॉ का मेन मतलब ही ये है कि लॉ
का जो मोटिव है उसको बनाने का, वो कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्शन सेल। इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड अ सेल ऑफ गुड्स एक्ट।